Good evening, friends. Every person in this world has a dream. Some have to travel abroad. Some have to buy a new car. Some have to get married with a great pomp. Some have to retire at the age of 40. There are so many dreams, but it can be achieved in only one way. What is that? That is money. Money means a lot of money, and a lot of money can be earned with a proper planning. Friends, I made a proper planning, and I am going to share with you what is my planning. अभी फ्रेंड्स देखो, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा है। जैसे कि हम लोग 10,000 रुपीज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। 10,000 इन्वेस्ट समझो, सिर्फ एक ही वन टाइम इन्वेस्ट किया और उसको हर साल अगर उसको डबल करें। फर्स्ट ईयर में समझो 20,000 हो गया। एक साल 0 ईयर में 10,000 लगाया। सेकेंड ईयर में फर्स्ट एक साल के एंड में 20,000 हुआ, फिर 40,000, 80,000, 1,60,000, 3,20,000। हर साल अगर पैसा डबल हो तो वो 10 ईयर्स में 1 करोड़ रुपीज हो जाता है। लेकिन एक ही वन टाइम में 10,000 रुपीज है। तो दोस्तों, ये हर साल तो पैसा डबल करना इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा, जैसे 10,000 हम लोग लगाते हैं तो 10 साल के बाद 1 करोड़ होता होता है। यानी कि 10 साल 10,000 रुपये लगाए और हर साल लेकिन वो 100% बढ़े है सीएजर के हिसाब से। डबल डबल हर साल होते रहे तो उसको 1 करोड़ लगता है। दोस्तों, ये लेकिन इतना डिफिकल्ट काम है। हमेशा 100% बढ़ना पॉसिबल नहीं है एक एक साल में। तो इसमें समझो हम लोग, हमारा स्ट्रेटेजी ये होगा कि एक साल में 40% बढ़े। 40% होने के चांसेस होते हैं काफ़ी। तो बाकी देखो 15% तो ये म्यूचुअल फंड की कंपनियां भी दे देती है, 15 से 20%। तो वो इस तरह से हम खुद अगर एफर्ट्स डालें तो 40% आराम से हो जाता है। बहुत सारे शेयर तो अच्छे अच्छे खासे मल्टीपैगर हो जाते हैं। तो इसमें ये हमारा 40% का स्ट्रेटेजी होगा। समझो 1 लाख रुपीज, समझो 10,000 के हिसाब से भी अगर हर महीने आप चलो तो समझो एक साल में, इसमें पहला मैंने फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया बताया। फिर सेकेंड ईयर वही अमाउंट और से बढ़कर इसमें 40% अपने को मिल गया। 40% ये मिला। तो ये टोटल इसमें 1,40,000 हुआ और प्लस मैंने 1,20,000 यहाँ पर देखो ऐड किया है। मतलब हर साल 10-10% ये इन्वेस्टमेंट का 10-10%, 15% बढ़कर ही इन्वेस्ट होना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है बढ़कर ही होना चाहिए। समझो 1 लाख पहले लगाया, 40% मेरे को मिल गया। 1,40,000 हुआ प्लस 1,20,000 प्लस मैंने ऐड किया। फिर बाद में ये इसके ऊपर मेरे को 40% मिल गया। तो 40% ऐड होने के बाद यहाँ पर फिर मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये 40% ऐड हुआ। फिर यहाँ पर नए सेकेंड ईयर में मैंने 1,50,000 ऐड किया। इस तरह से दोस्तों 10-10, 15-15% बढ़ते बढ़ते मैंने इन्वेस्ट किया और जो अमाउंट इन्वेस्ट के ऊपर 40% मुझे मिल रहा है। तो आखिरी में जाकर कितना होता है, 1,50 करोड़ रुपए हो जाता है 10 साल में। तो 1,50 करोड़ का अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो उसमें इसमें हमारा हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 21,55,000 बस। और हमारा जो जो इसमें जो सीएजआर के हिसाब से जो गेन हुआ है 1,28,50,730 इतना हुआ है। तो देखो सिर्फ इतना सा अमाउंट हमने आपने डाला और अच्छा खासा गेन यहाँ पर हो। तो इस शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए हो सकता है दोस्तों। इसमें हम शेयर में कैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे एक एक करके देखेंगे। और अलग 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 हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब अलग अलग यहाँ पर देखो। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, फिर नेशनल पेंशन स्कीम है, यूनाइटेड यूनिट लिंक, यूलिप करके यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, सीनियर सिटीजन का अलग प्लान है, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट शेयर्स। तो डबल अगर करना है तो इसमें से सारे के सारे अगर इसमें पकड़ ले, यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके 10 तक, तो फिर ज्यादातर ऐसा भी होता है कि इन्फ्लेशन को भी वो बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई चल रहा है, समझ लो 7 से 10 के बीच में अगर महंगाई चल रहा है तो एफडी में भी देखो आपको 7% का एफडी रेट इंटरेस्ट मिलता है, बराबर। यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर इन्फ्लेशन का मैं यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ आपको। इन्फ्लेशन समझो ये सब हम लोग 1 जनवरी का एक पकड़ लेते हैं, 220 रुपीज समझो ये सब एक पकड़ा एग्जाम्पल के लिए। तो ये अगले साल ये जो जो है वो आगे के साल में बढ़ने वाला है। तो ये समझो इसमें जो भी ये 7% का समझो इन्फ्लेशन पकड़ के चलते हैं। तो अगर तुम एफडी में भी पैसा डालो, इन्फ्लेशन का समझो 7% का रेट पकड़े, तो क्या इसमें होता है। लोन पर तो समझो अदर देन होम लोन है तो उसमें तो आपका माइनस ही है, इसमें प्लस का तो कुछ है ही नहीं। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने इसको कबड़ में रख दिया। तो इन्फ्लेशन से सीधा वो जो समझो जो आज 1 लाख का चीज है
तो आगे के साल में 1,07,000 होने वाला है, तो उसमें तो माइनस हो गया आपका 1,07,000 आपको देना पड़ रहा है, मतलब आपका पैसा कपड़ में माइनस हो गया। सेविंग्स बैंक में भी 4% का समझो दे रहा है, तो इन्फ्लेशन घट गया तो उसमें माइनस होता है, 3% समझो सेविंग में दे रहा है, 3 - 7 का तो 4% हो गया। इस तरह से आप लोग समझते होगे दोस्तों, ये तो नॉर्मल चीज ही है। एफडी में 7% मिल रहा है तो मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा जीरो हो गया हो। म्यूचुअल फंड में समझो 15% मिल रहा है, तो 15 में से 7 तो इन्फ्लेशन घट गया, 8% आपको मिल रहा है। डायरेक्ट शेयर्स में आपने डाला तो 15 से 40% तक उसमें डायरेक्ट शेयर्स में अपने को मिलता है। तो मतलब उसमें भी क्या क्या, इसमें मैं ज्यादातर डायरेक्ट शेयर्स के बारे में बात करूंगा, इसके बाकी के जो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, जो आप लोग खुद ही कर सकते हो इसके अंदर, जो भी जैसे मैंने बताया ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो उसमें आप खुद ही एक से एक देख सकते हो, लेकिन मैं मेन डायरेक्ट शेयर्स के बारे में बताऊंगा और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बताऊंगा, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, बराबर। तो सब लोग सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ मेरे दोस्तों, बीच बीच में मैं एक एक सवाल पूछता रहूंगा, तो तुम लोग मैसेज के जरिए इसमें बताना मेरे को कि क्या है इसमें, इसका आंसर बताओ। इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट, समझो तुम्हें 1 करोड़ का तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, तो उसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हारा जो पैसा पैसा खत्म नहीं होगा, मतलब पैसा लूज नहीं होगा तुम्हारा, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इफ यू इन्वेस्ट रुपीज 1 करोड़ एंड यू विल नेवर लूज योर मनी? फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में से कौन सा एक मेरे को ऑप्शन करके बताओ, 1 2 3 4, मैसेज सबका आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगेगा कि सब लोग मेरे से कनेक्टेड है। 1 2 and 5, म्यूचुअल फंड 2 and 5। देखो इसमें सब मैं बताता हूँ अभी एक एक करके, सब लोग आंसर देगा तो अच्छा है, क्योंकि क्या है, ऐसा कुछ सोचने का नहीं कि ये गलत है सही है, ये क्या है जो भी है अपने को समझना है। ठीक है, चलो अभी मैं आंसर देता हूँ इसका। इसमें से हम लोग है ना, ये 5 नंबर है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिर्फ इसके अंदर पैसा नहीं डूबेगा, बाकी ये चारों में पैसा डूब सकता है। अभी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आपको एग्जांपल बताऊं, फिक्स डिपॉजिट में भी डूब सकता है। यानी कि ये समझो स्टेट बैंक में भी तुम लोग लगा जाए, स्टेट बैंक अगर डूब गया, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, 95 लाख जीरो हो जाएगा, 5 लाख ही तुमको मिलेगा, क्योंकि बैंक डायरेक्टली क्लियरली बोलती है कि तुमको तुम्हारा कितना भी पैसा हो 5 लाख रुपए। इसमें कई बैंक में ऐसा हुआ भी था, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक पूरा डूब गया था, इसमें एक बंदे ने 3 4 करोड़ रुपए डाला था, तो पूरा पैसा डूब गया, तो फिर वो सुसाइड ही कर दिया था उसने। तो ऐसा कोई भी बैंक हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने से सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा, कितना भी पैसा डालो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो एक जैसे कि कंपनी को हम लोग लोन दे रहे हैं वैसा होता है, एक बॉन्ड कंपनी देती है अपने को, तो ये तो खतरा ही होता है, कंपनी डूबी पैसा गया। म्यूचुअल फंड भी पूरा रिस्की होता है, उन लोग को डायरेक्टली मैसेज भी देते हैं, म्यूचुअल फंड है सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू मार्केट बोलते हैं ना, तो मार्केट रिस्क होता है, मार्केट गिरा म्यूचुअल फंड नीचे गया, कोई कंपनी उस म्यूचुअल फंड ने कोई किसी कंपनी में पैसा डाल के रखा है, वो कंपनी डूबी, उतना उतना डाउन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड भी खत्म हो सकता है पूरा भी, लेकिन कैसा है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनी होती है ना, 50 20 से 30 40 50 मतलब ज्यादा से 50 से 100 कंपनी लेके रख रहे थे, तो एक दो कंपनी बंद हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता इसलिए। लेकिन ऐसा मतलब डाउन हो सकता है, ऐसा क्या कोई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी भी भाग गई डूब गई, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फ्रैंकलिन की एक कंपनी म्यूचुअल फंड की थी, तो उसमें भी एक डूबी थी, तो बहुत टाइम टाइम तक लोगों का पैसा फंसा हुआ था। तो उसमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। फिर डायरेक्ट शेयर्स है, डायरेक्ट शेयर तुम लोग थे तो वो भी बहुत रिस्की है, क्योंकि उसमें रिसर्च करना पड़ता है कि कोई कंपनी में तुमने डाल दिया पैसा, वो कंपनी तो डायरेक्टली भाग सकते, कितनी सारी कंपनी भाग जाती है, तो इसमें भी डाइवर्सिफाई करना पड़ता है डायरेक्ट शेयर में। डायरेक्ट शेयर में भी पैसा डालना है तो भी एक म्यूचुअल फंड के जरिए, मतलब म्यूचुअल फंड कैसा स्ट्रेटेजी वापरता है, सेम वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने को डायरेक्ट शेयर में पैसा डालना पड़ेगा। कैसे करना है मैं बताऊंगा एक एक करके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोस्तों वो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट को जब भी पैसा लगता है ना, तो एक पेपर पे वो सिक्योरिटी एक ऐसा अ, एक बॉन्ड बना के देती है वो, कि इसमें सिक्योरिटीज है कि मैंने ये इनका, उसमें लिखा रहता है कि ये इतना इतना अमाउंट रुपीज लिया गया है, और ये 6% या 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहीं से भी पैसा नोट प्रिंट करके ये आपको चुकता चुकता करेगी, लेकिन बैंक की तरह नहीं है, बैंक पूरा डूब सकती है, डूबी डूबी तो पैसा गया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। ऐसा नहीं मैं बोला सबसे पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दो, लेकिन फिर वो उसका इंटरेस्ट रेट ही कम रहेगा, 6% 7%, तो कुछ मतलब भी नहीं है, एफडी से भी कम रहता है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सबसे सेफ है, ये तुम लोग को जानना था। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्फ्लेशन का तो अभी हम लोग ने देख लिया,
कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अभी समझो इन्फ्लेशन रेट 7% है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी से 6% मिल रहा है, तो वो काम का ही नहीं है वैसे। हमको फिर उससे अच्छा दूसरे की इधर थोड़ा रिस्की प्रोडक्ट में डाल दें, थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करके। तो इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना भी बेकार है। बराबर, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलो गोल्ड की तरफ आते हैं। जैसे गोल्ड अभी दोस्तों देखते हैं 1964 से, देखो मैंने गोल्ड का यहाँ पर बताया है। गोल्ड का पहले 1964 में 63 रुपीज 10 ग्राम्स का रेट था। 65 बढ़ते बढ़ते अभी 20, अभी 1 लाख तक क्रॉस कर दिया, 24 तक मैंने लिखा है। और अभी 25 में 1 लाख क्रॉस हुआ। तो ये देखेंगे तो बहुत आगे बढ़ गया है। तो दोस्तों ये इसमें देखेंगे तो इसमें और एक सवाल मैं तुम लोग से पूछता हूँ। और लास्ट 3 इयर्स में देखा जाए ना, 20% के ऊपर गोल्ड ने रिटर्न दिया है। हर साल 20% के ऊपर, 20% के ऊपर बढ़ रहा है। 3 साल से कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, ये आप देखोगे। गोल्ड नेवर गिव नेगेटिव रिटर्न। तो ये जो लिखा है गोल्ड नेवर गिव नेगेटिव रिटर्न, ये सही है क्या? तो पहला ए में लिखा है यस, गोल्ड नेवर गिव नेगेटिव रिटर्न, सही बोल रहा है, मान रहा है। और सेकंड वाला पॉइंट बोला गोल्ड ऑलवेज गिव 20% रिटर्न, जैसे कि 3 साल से बोल रहा हूँ मैं, हो ही रहा है। तो 20% का रिटर्न या उससे ऊपर ही दे रहा है, ये भी सही है बोल रहा है, 2 पॉइंट। सी में क्या बोल रहा है, गोल्ड ये ऑलवेज नेगेटिव रिटर्न्स। ये तो है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है ना, गोल्ड तो कभी नेगेटिव देता ही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ये सामने से बोल रहा है 3 साल से तो 20% के ऊपर दे रहा है। तो ये तो नहीं है। फिर डी वाला है नो, गोल्ड गिव समटाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स। तो आप लोगों को गोल्ड के बारे में तो जान पता ही होगा ना। अभी मेरे को मतलब गोल्ड के बारे में तो सबको इतना बिलीव है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड 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 सबके मुंह पे आता है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, ABCD में से फटाफट बताओ, फटाफट मैसेज डालो, ज़्यादा टाइम बस मत वेस्ट करो। क्योंकि क्या अपने हिसाब से क्या लग रहा है उसमें एक डालना जरूरी है, फिर ताकि आप लोग मेरे से कनेक्ट हो कि नहीं समझ में आएगा। सब लोग को डालो एक, डालोगे तो फटाफट अच्छा है। कुछ ऐसा संकोच मत करो कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि क्या हमारे माइंड में क्या है, सब क्या चल रहा है ना, सबको देखना जरूरी है। क्योंकि क्या हम अपने दिमाग से क्या सोच रहे हैं और रियलिटी क्या होती है उसके बारे में अपने को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो क्योंकि अभी सब लोग बोल रहे हैं 1 लाख हो गया गोल्ड, फटाफट डालो पैसा, 1 लाख हो गया। तो चलो इसके बारे में थोड़ा मैं अभी डिटेल में देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना, आप लोग जरा देखना है इसके अंदर। अभी यहाँ पर देखो गोल्ड का यहाँ पर चार्ट दिख रहा है ना आपको। स्क्रीन शेयर मैंने किया है, तो यहाँ पर एक गोल्ड का मैंने चार्ट बताया है। बराबर। हाँ अभी देखो मैंने गोल्ड का यहाँ पर एक 1964 से पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर गोल्ड का बताया है। पहले थोड़ा इतना नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो गोल्ड का पूरा 1964 में 63 रुपीज था गोल्ड का टैप, मतलब 1 तोले का। 24 कैरेट का 10 ग्राम का देखेंगे तो 63, बढ़ते बढ़ते देखो हर साल बढ़ा। इसमें कितना परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा है ना, मैंने यहाँ पर बताया। 1964 में 63 था, 65 में 71 हुआ। और ये मैंने ये परसेंटेज कैसे निकाला है, ये 63 से जो बढ़ा है ना, 63 से कितना बढ़ा, तो 13% बढ़ा। 71 से 83 कितना बढ़ा है, तो ये 17% बढ़ा। 83 से 110 कितना, बाई इस तरह से मैंने ये परसेंटेज खुद कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से 64 से लेके देखेंगे ना अभी, यानी 96,600 तक का ये देखो, यहाँ 3 साल से 20% रिटर्न दे रहा है। लेकिन ये हर साल ऐसा ही नहीं 20%, उससे पहले देखो 8% रिटर्न दिया था। ये 3 साल है ना कंटिन्यूस, इसने 20%, उसके बाद 8%, उसके पहले देखो तो जीरो रिटर्न था, मतलब थोड़ा सा माइनस नेगेटिव था। उसके बाद 1 2 3 4 5 साल से देखो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मतलब 9%, 4%, 6% दिया। वहां पे 3 साल देखो नेगेटिव रिटर्न है। यानी 2012 में जो 31,000 था ना, 2013 में ना 29,000 हुआ, फिर 28,000 हुआ, फिर यहाँ पर 26,000 हुआ। देखो यहाँ से 31 से 3 बार यहाँ पर गिरा है, 5 5 6 6% से गिरा है। तो ऐसा हम लोग अंधाधुंधी विश्वास नहीं कर सकते कि गोल्ड अभी 1 लाख होगा तो फटाफट 1.5 लाख हो जाएगा, 20-20% बढ़ के। उल्टा स्टॉप हो जाएगा, नीचे गिर के 80,000 भी आ सकता है। मतलब इतना नहीं गिर रहा है, देखो यहाँ 5 5 5% गिरा है। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ और आके देखते हैं, 8%, 14% भी गिरा है। 1997 में देखो 8%, यहाँ पहले 5,000 तक गिर के 8% गिरा, फिर यहाँ पर देखो 14% यहाँ पर गिर गया। तो देखो 5,100 का 2,200 के आसपास था, गिर के 4,000 आ गया। आवाज बंद कर देना सब लोग अपना, जिसका जिसका, हाँ।
तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ये गोल्ड नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है। तो सबसे पहले अपने को किधर भी इन्वेस्ट करना है तो पूरा का पूरा उसका हिस्ट्री देखना पड़ता है। तो उसके बाद ही अपने को पता चलता है। तो चलो दोस्तों, अभी आप लोगों को लगता है कि मैंने गोल्ड में तो 25 साल का डेटा उठाऊंगा। CAGR, ये मेरा CAGR कैलकुलेटर है। ये मैंने एक CAGR कैलकुलेटर बनाया है, चाहिए तो मैं आपको भी दे दूंगा, एक ईमेल आईडी मेरे को भेजना, तो मैं CAGR कैलकुलेटर दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं 25 साल का डेटा लूंगा गोल्ड का। यानी कि मैं 2000 से लेके 2025 तक पकड़ूंगा। 2000 में देखो, सन 2000 में 4400 गोल्ड का यहाँ पर रेट था, बराबर, 10 ग्राम का। तो मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 2000 डाल दिया, 4400 यहाँ पर माइनस में डाला, यहाँ पर माइनस में डालना है, मतलब परचेस करते वक्त माइनस में डालना है। और उसका जो रियल वैल्यू आज के डेट में यहाँ पर डालना है, बराबर। तो मैंने ये दो डेटा आपको डालना है, एक यहाँ पर इधर एक डेटा डालना है। तो जो डेटा है यहाँ पर, मैंने 1 जनवरी 2000 का डालता डेटा डाला, 4400 माइनस में डाला मैंने। और वो, और ये 2025 में अभी मैंने जो समझो एक मई का एक कोई भी अमाउंट ले लिया, एक 96,600 मैंने ले लिया, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है गोल्ड। एक मई का पकड़ लिया 96,600, बराबर। तो ये अपने आप CAGR कैलकुलेट होता है, देखो 12.96%। मैंने देखो 25 साल का डेटा उठाया, फिर भी 12-13% ही आ रहा है। मतलब ये क्या है इनका, समझ लो गवर्नमेंट को देने का जो रेट रहता है इनके ही हाथ में होता है। गोल्ड का रेट जो भी है 25 साल से भी देखो बड़ा है, कितना है, 12-13%। तो मतलब ऐसा नहीं आपने गोल्ड में डाल दिया आपका सीधा पैसा डबल टिबल हो जाएगा। कितना भी पैसा डालो, ओवरऑल जो फाइनल रिटर्न निकलेगा बस उतना ही निकलने वाला है, 12-13%, समझो। चलो 1964 से उठा लेता हूँ मैं। 63 पॉइंट थोड़ा यहाँ पे चलिए। 1964 में कितना था, 1 जनवरी 64 में कितना था ये गोल्ड का, -63.25, बराबर। और आज के डेट में ये हो गया है, फिर भी देखो 12% ही आ रहा है। तो आपको, आपका देखो गलत फहमी दूर हो गया होगा ना। तो ये मतलब ओवरऑल कितना भी साल का उठाओ डेटा, ओवरऑल जो टाइम जो पीरियड होता है ना उनको माइनस प्लस करके 12-13% ये कर देते हैं इसको। गोल्ड का तो आपने देख लिया, समझ लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है? ये एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब कैसा है, मैंने 63 रुपीज ही लगाया था और मेरा 96,000 हो गया, तो टोटल कितना, 1,52,000 से, ये टोटल मतलब ये दोनों को कंपेयर किया है, 63 को 96,000 से कंपेयर किया, तो मेरा एक एक नंबर में रिटर्न है 152,627,000, 1,52,000, इतना परसेंटेज का मेरा रिटर्न हुआ एक एक नंबर में। और ये CAGR तो दोस्तों आप समझते हो गए, मैं यहाँ पर CAGR का क्या, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कैसा है। CAGR का मतलब कैसा है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। समझो मेरा 10% मेरे को मिल रहा है, ये मैंने 10% समझो इसके ऊपर मारा, मतलब एक हर साल 10% मिलना चाहिए बड़े हुए अमाउंट के ऊपर। अभी ये समझो मेरे को ये 10% मैंने इसके ऊपर मारा, इंटू 10%, पहला 10% हुआ, फिर टोटल मैंने मारा इसका, कितना हो गया, सॉरी, ये दोनों टोटल कितना हुआ, 110 हो गया, बराबर। तो 110 के ऊपर फिर 10%, ये पूरा कॉपी कर देता हूँ मैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मतलब ये जो कम CAGR मतलब कैसा, ये 10%, 10% CAGR मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो 10% पहले इसके ऊपर 10 के ऊपर मारा, फिर टोटल आया उसके ऊपर 10% मारा है, फिर ये टोटल आया उसके ऊपर 10%, तो इसका मतलब ये होता है CAGR। तो मतलब ये जो मेरे को 12%, ये 12.69% आया है ना, तो बड़े हुए अमाउंट पर 63 पर फिर 12.9669%, ऐसा बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ते बढ़ते मेरे को 12.69 मिला है, मतलब CAGR का मतलब ये है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हुए तो पूछना, मैसेज डालना। और उसके बाद ये हम लोग आते हैं, गोल्ड का रिटर्न तो हमने चेक कर लिया 12-13%। जो गलत फहमी है आप लोगों का, आप लोग डाल दोगे 1 लाख रुपए डाल दिया, खटाक से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उनको तो 12-13% ही देना है, मैंने रिजल्ट पूरा बता दिया। तो अभी निफ्टी 50 में आते हैं। निफ्टी 50 का भी 25 साल का मैं डेटा पकड़ूंगा, यानी कि 2000, बराबर। यानी यहाँ से मैंने 2000 से पकड़ लिया, ये समझो ये निफ्टी 50 में समझो 31 दिसंबर का ये था। इसमें भी मैंने ऐसे ही लिया है, पहले 20, जो भी हर साल का जो डेटा है, ये 23 में इतना था, तो उसके बाद बढ़ा है, तो कितना कितना बढ़ा है, दोनों में जितना 8% का डिफरेंस है, 8% का बढ़ गया, बढ़ोतरी हुई है। 18,000 से 21,000 हुआ तो 20% बढ़ा है, तो इस तरह से भी लिया है मैंने। तो यहाँ पर समझो मैं यहाँ से 2000 में ये पकड़ता हूँ, 126, 2000 के अंदर, 2000 बोलेगा तो ये चलो ये पकड़ लो, 128, 1264,
बराबर। 1264, ये मैंने 1264 पकड़ लिया। 1264, 29 दिसंबर 2000 यहाँ पर डालता हूँ। 29 दिसंबर 2000, बराबर। यहाँ पर मैंने डाल दिया। और 1264 इसमें माइनस में डालूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे माइनस में डालना होता है। यहाँ पर मैंने माइनस में डाल दिया 1264 दिसंबर, बराबर। और ये कितना हो गया? 23,645। 31 दिसंबर 24 को 23,645। 23,645 हो गया 31 दिसंबर 24। देखो 12% वही है। तो मतलब कैसा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, इनको ज्यादा देना ही नहीं है, भले मार्केट को तोड़ो उठा लो, बढ़ा दो, कुछ भी करो, एंड रिजल्ट 12-13%। कोई भी पकड़ो, कोई भी साल से चले जाओ, 12-13% ही आएगा। तो ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं अरे मार्केट में पैसा लगा दिया, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बढ़ेगा, उतना उतार भी देंगे। तो इस तरह से मार्केट में चलता रहता है हमेशा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखते देखते दोस्तों, नेक्स्ट सीट में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसे कि इसमें और एक पॉइंट बताता हूँ, इसमें जैसे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में तीनों चीज को अलग रखना है। इसको एक मिक्स नहीं करना है। जो कि जैसे कि लोग इंश्योरेंस करना है तो देखो एलआईसी का ले लेते हैं इंश्योरेंस। एलआईसी में अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो ठीक है ना, अगर उसमें अगर एंडोमेंट वगैरह प्लान है तो आपको देखो 3% ही मिलता है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाता है, आपका इंश्योरेंस भी खराब हो जाता है। इसलिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान लेना है, जिसमें कहीं कम से कम एक छोटे से अमाउंट आप भर कर एक बड़ा करोड़ों का आपको आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में इसमें सोचना नहीं, ऐसा नहीं सोचना इसमें एंड में आपको क्या मिलने वाला है। तो इस वही यहाँ पर आप फंस जाते हो। सिर्फ 3% का आपको CAGR मिलता है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है। तो ये बहुत डेंजर होता है। और मेडिक्लेम अलग से लेना है, कभी कुछ बीमारी हो जाए तो वो उसमें ऐसा नहीं कि पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट पूरा निकाल कर आपके बीमारी में खर्चा हो जाए, तो एक वो एक खराब होता है। इसलिए तीनों चीज को अलग रखना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में डायरेक्ट सेल्स का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें यही बताएं, टर्म इंश्योरेंस को अलग से कवर करो इसमें। और इंडेक्स के बारे में दोस्तों अभी देखते हैं। जैसे इंडेक्स फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड का ही एक एक है, एक पार्ट है जिसमें इंडेक्स फंड में वो इसमें इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। खर्च मतलब जो डायरेक्ट जैसे जैसे निफ्टी 50 चलता है या ये BSE सेंसेक्स चलता है, तो उसी में पैसा डायरेक्ट लगता है। ये ऊपर जाएगा तो आपका भी से आपको भी गेन ऊपर जाएगा, नीचे है तो नीचे जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि इसमें देखें तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इसमें बताया गया है। और इसमें इसका देखो चार्ट देखेंगे तो किस तरह से बढ़ता ही हुआ नजर आ रहा है। एंड में एंड गिरता है तो भी यहाँ पर ऊपर चला जाता है, फिर गिरता है, स्टेबल है तो ऊपर जाता है। तो जो भी हो जाएगा, नीचे गिरा है तो ऊपर आपको पैसा डाल देना है, तो फिर ऊपर की तरफ तो जाएगा ही। ये देखो यहाँ पर कोविड के टाइम पे गिरा था, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें कुछ डरने की बात होती नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया का टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन देता है कि ये हमारे टॉप इंडिया का मार्केट कैसे चल रहा है। जैसे ये निफ्टी 50 का, तो वैसे BSE सेंसेक्स का देखेंगे ना, BSE सेंसेक्स उसका भी ऐसे ही है। उसका भी चार्ट देखेंगे तो अभी नीचे ऊपर हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है वो। तो इस तरह से ये इंडेक्स फंड में आप पैसा डालो। इंडेक्स में जैसे BSE सेंसेक्स का कोई कभी HDFC बैंक का होगा, SBI का बैंक का होगा। तो इस तरह से इन लोगों का निफ्टी 50 का इंडेक्स उनके किसी भी बैंक का कुछ हो सकता है। तो वो आप लोगे तो उसमें उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। गिरता है, पैसा डालते रहो, पैसा डालते रहो, और 10-20 साल के लिए रख सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 15 से 20% का ही रिटर्न मिलेगा, ज्यादा उसमें आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये रहता है। फिर म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। अभी देखो एक इसमें म्यूचुअल फंड के दो टाइप में बताया गया है, एक डेट म्यूचुअल फंड है और इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो डेट और इक्विटी में दोस्तों, डेट में अगर आपको समझो शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा लगाना है, मतलब एक FD की तरह करना है, तो ये डेट म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। यानी कि पैसा डाल दिया और उसके बाद 1-2 महीने में, 6 महीने में के लिए आपको पैसा रखना है, तो उसमें आपको
मतलब साल का 8 से 10% इसमें मिल ही जाता है। तो इसमें एक म्यूचुअल, और तुरंत पैसा भी निकलता है, लॉस होने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत सारे अलग अलग कंपनियों को इन्होंने लोन के जरिए पैसा दिया होता है, तो इसलिए डेट बोलते हैं इसको। तो इसमें कुछ जैसे कि कंपनी का कुछ लॉस वॉस हुआ, तकलीफ हुआ, तो इसमें ये जो है, लेकिन ये कर्जा दिया होता है तो पूरा का पूरा वो पैसा तो उनको मिलता ही है। तो इस तरह से इसमें शेयर की तरह नहीं है। शेयर में जैसे आपने पैसा डाल दिया इक्विटी में, तो जैसे कि इसको लॉस हो गया तो आपका, आपको पूरा, आप ओनर होते हो उसके अंदर, तो आपका, आपने कर्जा नहीं दिया, आप खुद ओनर हो, तो आपका पूरा का पूरा शेयर जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर थोड़ा रिस्क होता है। तो एक म्यूचुअल फंड में एक डेट होता है, एक इक्विटी होता है। डेट के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, ये सब देखो नाम मैंने बता दिया है। इसमें आप पैसा डालोगे तुरंत 1 2 महीने, एक दिन में भी, दूसरे दिन भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन आपका पैसा कुछ माइनस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में भी यहाँ पे दो दो प्रकार है, यहाँ पर एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पर जो पैसिव है, तो उसमें जैसे मैंने अभी निफ्टी 50 का बताया था, इंडेक्स फंड, तो ये इंडेक्स फंड होता है जिसमें मतलब इसमें फंड मैनेजर कोई होता नहीं है। सीधा का सीधा जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स का जो भी से जैसा इंडेक्स जैसा परफॉर्म करता है, वैसे सेम इन लोग कॉपी करते हैं। निफ्टी 50 में दो कंपनी को उन्होंने निकाल दिया, तो इन लोग ये इंडेक्स फंड भी इन लोग दो दो कंपनियों को निकाल देगी, सेम टू सेम कॉपी करती है। जैसे ही ऊपर इंडेक्स जाएगा, आपका आपका शेयर, आपका आपको भी कितना ही गेन होगा, न आप ये जैसे इंडेक्स नीचे गिरेगा तो आपको भी लॉस होगा। तो इस तरह से इसमें फंड मैनेजर को होता नहीं है। इसमें सेम टू सेम कॉपी करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का सब इंडेक्स फंड मैंने बता दिया, इसमें आप डालोगे तो इसमें अच्छा खासा, और मतलब जो इंडेक्स परफॉर्म किए वो आपको मिलता है। और यहाँ पर एक्टिव में यानी कि फंड मैनेजर होता है, वो किसी को कॉपी नहीं करता है, खुद अपना दिमाग लड़ाकर अलग अलग कंपनियों में पैसा डालता है। तो ये इस तरह से इसमें थोड़े से चार्जेस भी ज़्यादा रहते हैं। और इसके थोड़ा मतलब कोई फंड मैनेजर अच्छा है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसमें पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड का दोस्तों यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस इसका होता रहता है। अभी मार्केट बहुत गिरा था, तो अभी इसमें 2 से 3% ही इसमें गिरा था, तो अच्छा खासा इसमें है। तो ये एक इसमें भी देखोगे थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं इसके अंदर। तो ये एक्टिव रहता है, जिसमें फंड मैनेजर को के बारे में अगर पढ़कर आप पैसा डालो तो इसमें आपको 15 से 20% इसमें मिल सकता है। इसमें 12% तक तो मिलने के चांसेस रहते हैं, लॉन्ग टर्म आप रखोगे तो इसमें से थोड़ा ज़्यादा हो सकने के चांसेस है। लेकिन फंड मैनेजर खराब है तो नीचे भी, और भी खराब भी हो सकता है, इंडेक्स फंड से भी नीचे भी खराब हो सकता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद दोस्तों, जो अगर डायरेक्ट शेयर में आपको पैसा डालना है, तो उसके में उसमें देखो यहाँ पर इसमें मैं बताया गया है। इसमें देखो शेयर मार्केट से दो तरीके से डायरेक्ट शेयर से पैसा कमाया जा सकता है, पहला इन्वेस्टमेंट के जरिए और एक स्पेकुलेशन के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेकुलेशन यानी कि पूरा जुआ बाजारी होता है, तो इसमें इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसे भी जॉब वॉब आप कर रहे हो तो इसमें ये सब करना तो है, अलाउड ही नहीं है। और इस चक्कर में पड़ना तो एकदम जुआ बाजारी का तरह, मतलब एकदम बुरा संगत में फंसने की तरह तरह होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन में शेयर खरीद लिया, एक दिन में बेच दिया, मतलब ऊपर बढ़ने के पूरा नज़र में रखे रखना उसमें, तो फिर पूरा दिन खराब हो जाता है, पैसा भी मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में भी इसी तरह से होता है। यानी ये दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन एक्चुअली बनाया गया था कि किसी ने शेयर में पैसा डाल के रखा है, समझो 10 साल से डाल के रखा है, अचानक उसको अगले महीने उसको पैसा चाहिए पूरा निकालने वाला, लेकिन उसको डर रहता है कि अगर मैं पैसा निकालने जाऊं, अगर मार्केट ना गिर जाए, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करने का था एक फ्यूचर ऑप्शन। तो इसको इन लोगों ने दोस्तों जुआ बाजारी बना के रखा हुआ है। तो एक इंश्योरेंस की तरह समझो आने वाले समय में कोई गिर ना जाए मेरा शेयर, तो इसलिए मैं एक थोड़ा सा इंश्योरेंस का अमाउंट भर कर, और अगर गिर भी गया तो सेम मुझे पूरा का पूरा अमाउंट सेम मिल जाए, तो इसलिए ये बनाया गया था। लेकिन पब्लिक लोग ने इसमें जुआ बाजारी शुरू करके रखी। तो ये स्पेकुलेशन जो है ये आपको नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट के जरिए ही काम करना है। जो मतलब शेयर खरीद लेना है, डिलीवरी उठा लेना है उसका, और उसको शॉर्ट टर्म यानी कि 2 4 महीने के बाद बेच के आराम से प्रॉफिट कमाओ जब तक उसमें प्रॉफिट ना आए, और या तो लॉन्ग टर्म यानी और प्लस डिविडेंड इसमें मिले। ये तरीके से अच्छा तरीका है जो दोस्तों यही एक करना ही चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आपको लॉस ना के बराबर होता है। इसमें मतलब अच्छी तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हो उसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है डेरिवेटिव यानी ये फ्यूचर ऑप्शंस और इंट्राडे वगैरह जो ट्रेडिंग करते हैं, इसमें 10 में से 9 लोगों को लॉस ही होता है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन जब आप शुरू करते हो जीरोधा का, तो यहाँ पर आता भी है नोटिफिकेशन, तो फिर भी लोग लॉस करते ही जा रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं। इसमें अच्छा खासा पहले से ही बता दिया है, फिर भी लोग लॉस करें। तो इसमें मैं पहले आपको बता दें, इसमें इसमें राइटिंग में दिया है इन लोग ने, जैसे कि जो है क्लियर कट, आप पढ़ लो उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद आप समझ कर आगे बढ़ते हो, फिर भी लॉस करते हो।
दोस्तों जैसे कि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया आपको, इंश्योरेंस की कंपनियों में देखो, इसमें किसी भी कंपनी में, LIC हो या दूसरी किसी भी कंपनी में आपने पैसा डाल दिया, एंडोमेंट का प्लान हो अगर, तो ये सारे प्लान में अगर आपने पैसा डाल दिया, तो दोस्तों से 3% का ही पूरा CAGR का रिटर्न मिलता है। आपका टारगेट है समझो पैसा डबल करने का है, लेकिन 40% तक तो कम से कम कमा लो, तो वो भी नहीं, इसमें 3% आपको देता है पूरा लाइफ टाइम में ये। और दोस्तों ये आपका पैसा डालते कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनीज इन स्टॉक मार्केट, इन सारे कंपनियों में देखो इंश्योरेंस कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। अभी एक एक करके आप देखोगे तो इसमें क्लियर कट आपको पता चलेगा दोस्तों। अभी एक दो कंपनी का मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो इसमें देखो इंश्योरेंस कंपनी ने किस तरह से पैसा लगा के रखा है। अभी यहाँ पर रिलायंस का मैं पहले देख लेता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखो कितना पैसा लगा हुआ है, 18,63,692 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब इतना पैसा पब्लिक ने लगा के रखा है दोस्तों। ये इसका जो इतना मार्केट कैप, इतना पैसा लगा हुआ पूरा का पूरा, यहाँ पर देखो पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे भी ज्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है। एक ही कंपनी के अंदर इतना ज्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है। अब इसमें दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स में जाओगे आप, तो यहाँ पर DII में आप जाओगे, प्रमोटर FI और DII में जाओगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पैसा लगा। इंश्योरेंस LIC ने देखो यहाँ पर पैसा लगा, 6.74% यहाँ पर लगा कर रखा है। SBI म्यूचुअल फंड, बाकी के लोगों ने यहाँ पर पैसा लगा कर रखा है। तो देखो यहाँ पर LIC का पैसा आपसे पैसा उठाती है, आपको 3% देती है, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। इस तरह से अब बताया गया यहाँ पर। दूसरा एक पकड़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसमें भी देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आप जाओगे, इन्वेस्टर्स में जाओगे, तो यहाँ पर भी DII में आप जाके देखोगे, देखो LIC और LIC, यहाँ पर आप देखोगे तो देखो 4.63% यहाँ पर LIC का पैसा लगा हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये पूरे के पूरे कंपनी जो का चार्ट है, मैंने पूरा देखा है, आप भी एक बार जाके देख लीजिएगा। इसमें इन लोग किस तरह से ये इंश्योरेंस की कंपनी इसमें पैसा डालती है और अच्छा रिटर्न कमाती है। 20 से 30% ही दोस्तों इसी में आप कमा सकते हो। आप इसमें अगर पैसा डालोगे तो 20-30%, 2-3 बार साल में इसमें ट्रेडिंग करोगे तो इसमें कम से कम 40% आपका आ सकता है, ये हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों जैसे जैसे ये मैंने देखा इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा का सारा इन्हीं कंपनी में पैसा लगा के रखा है। और एक देख लेते हैं, ICICI बैंक में यहाँ पे देखते हैं। ICICI बैंक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर में जाओगे और DII में जाके देखोगे, तो यहाँ पर देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 7-8% यहाँ पर लगा के रखा है। तो ये इस तरह से हर एक कंपनी में आप जाके खुद देख लेना। ये पूरा जो इंश्योरेंस कंपनी ने किस तरह से इसमें पैसा लगाया है, लेकर लगा के रखा है। तो चलो, तो इसी कंपनी में भी अगर आप पैसा लगाते हो तो कैसे लगाना है वो भी एक अभी सीखते हैं अभी हम लोग। ये भी एक तरह का स्ट्रैटेजी है। मतलब जैसे कि ये टॉप की कंपनी में ऐसा नहीं कि तुम पैसा डालोगे तो तुमको बस तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, वो भी एक टेक्निक है, कहाँ पैसा डालना है, किस टाइम पे डालना है, तब पैसा बढ़ेगा, नहीं तो किसी भी कंपनी में डालोगे पैसा नीचे जाएगा। तो चलो एक कभी के करके देख लेते हैं। पहला मैं देखता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें LIC ने भी पैसा लगा के रखा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है सब इसमें। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट में आने का, चार्ट में आओ, तब यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। ये वाला जो लाइन है 200 डेज का, देखो यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज है ये। मतलब ये साल भर का समझो। ये जो लाइन है इसके नीचे अगर आया तो समझो पूरे साल भर का जो लो है उसके लो लेवल पर चल रहा है, समझ जाना। ये इसको टिक कर देना, ये चाहे इसमें क्लिक करने के लिए ये हटा, ये लाइन हट जाएगा, इसको ये दोनों हटा देने से। मैंने दोनों लाइन रखा हुआ है। 200 डेज मूविंग एवरेज मतलब ये जो जिसका जो भाव आया हुआ है वो एक साल से नीचे के भाव में आ गया है, समझ लो ना इस तरह से। मतलब अच्छा शेयर, जो कि अच्छे अच्छे रेट, मतलब अच्छा शेयर है, जो कि पूरा का पूरा इंडिया का समझो नंबर 1 ऊपर सबसे ज्यादा पैसा जिसमें लगा हुआ है, वो अगर साल के ये नीचे के रेट पे आया तो उसको ऊपर तो लिया ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये नीचे आ गया था कितना बार, सितंबर, ये अप्रैल महीने में, यहाँ पर देखोगे 7 अप्रैल में देखो बहुत नीचे आया था ये। फिर इसमें जब नीचे आता है तो उस समय लिया जा सकता है। मतलब ये लाइन से अगर नीचे है तो उसमें लिया जा सकता है, लेके फिर वो लाइन के ऊपर है तो 10-20% से करके ऊपर बेच के बेचा भी जा सकता है इसको। या ऐसा भी स्ट्रैटेजी वापर सकते हैं कि लाइन से नीचे आया, खरीदते रहो खरीदते रहो, लाइन से ऊपर गया तो वो खरीदना बंद करो। लेकिन होता उल्टा है,
लोग करते क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, बस ये जैसे ऊपर जा रहा चालू किया तो बाइंग करना चालू करो, क्योंकि उनको ऊपर ऊपर जाता हुआ अच्छा दिखता है। ये नहीं देखते कि ये क्वालिटी शेयर नीचे के रेट में मिल रहा है, सिर्फ टैरिफ का कुछ खेल चल रहा है, जिसके इसमें इस शेयर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी और एक कंपनी में देख लेता हूँ। अभी मैंने देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैंने यहाँ पर डाल दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आ गया मैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर मैं चार्ट में आ गया। चार्ट में अब देखोगे तो ये 200 डेज का देखो, मूविंग एवरेज के लाइन से नीचे पड़ा हुआ है। जबकि हाई देखो कितना है, 3,000 क्रॉस किया था इसने, अभी कितने में मिल रहा है, 2,300 में बस। तो ये अच्छा शेयर है जो कि कभी भी ऊपर चला जाएगा। ये नीचे आया था, वो 2100 रुपये पर आया था, फिर फटाफट ऊपर चला गया, लाइन को टच किया फिर नीचे, क्योंकि कुछ थोड़ा कमजोरी चल रहा है इसका, प्रॉफिट वगैरह थोड़ा नीचे चल रहा है इसलिए नीचे है, लेकिन ये ऊपर जरूर जाएगा वापस से। ये 3,000 रुपये का जो है क्रॉस करके ऊपर जरूर जाएगा, क्योंकि ये सब पागल लोग तो नहीं है। इन्वेस्टर जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इसमें पैसा, आपका इंश्योरेंस का पैसा लेके इसमें डाला हुआ है, ये पागल लोग तो बैठे नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, तो इसको कॉपी करोगे। लेकिन ऐसे नहीं कॉपी, यहाँ पर वो ले लिया है ऊपर के रेट में 3,000 तो फंस जाते थे देखो। 6 महीने से आपका पैसा, 6 महीने साल भर तक होने आया गया, पैसा फंसा रहता था, तो कहाँ डालना है, नीचे के रेट पे। अब यहाँ डाल देते तो अचानक से 6 महीने साल भर लेने दो, जाने दो ऊपर। एक साल में 20% भी मिलता है तो क्या बुरा है, 10% भी मिलेगा तो भी क्या बुरा है, एफडी से तो बेहतर है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक अच्छे अच्छे शेयर्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको, बराबर। तो इस तरह से ये सारे ये जो है, ये जिसमें आप लोग देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक है, फिर इंफोसिस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, फिर एक्सिस बैंक, इस तरह एक अलग अलग बैंक और अलग अलग कंपनियों के शेयर है, जो कि इतने पूरा जो इंडिया को प्रेजेंट करते हैं पूरा, तो इनके बंद होने का कोई सवाल ही नहीं है। इतना करोड़ों रुपए इसमें लगा हुआ है। अब जैसे कि हिंदुस्तान लीवर में कितना पैसा लगा है, तो उसका यहाँ पर ऊपर आप देखोगे मार्केट कैप से आपको पता चलता है कितना पैसा लगा है। 5,48,136 करोड़ रुपए इसमें लगा हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो दोस्तों 18,63,692 करोड़ का, दोस्तों ये पूरा एक ही कंपनी का जितना जिसमें पैसा लगा है ना, पूरा पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना उसमें भी इतना पैसा नहीं लगाया है दोस्तों। ये अकेला कंपनी दोस्तों इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा है, पूरा एक्सचेंज का भी पूरा पैसा भी डालेगा तो ये इससे बड़ा निकल जाएगा। तो इतना पैसा, इतना ज्यादा पैसा है दोस्तों, इस तरह से ये आप समझ सकते हो कि कंपनी में कितना पैसा है। तो ये कंपनी कभी कभी बंद हो सकती है क्या, इसमें बहुत सारे लगे हैं। तो इस तरह से कंपनी में जो कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बड़े बड़े भारी भारी लोगों ने पैसा लगा कर रखा है, वो बंद होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो एक तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो एक तरह का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। ये टॉप लेवल की कंपनी में पैसा लगाओ, जितना भी गिर रहा है पैसा डालते रहो, 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ रहा है, पैसा डालते रहो डालते रहो डालते रहो। या बढ़ने के बाद निकालना है तो भी निकालो 10-20%, फिर नीचे आया तो फिर डालो, इस तरह से स्ट्रैटेजी आराम से करते रहो, पैसा अच्छा खासा बन सकता है, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने डेट म्यूचुअल फंड का, मैंने जैसे मैंने आपको बताया आगे, डेट डेट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इसमें कैसा लेना मालूम का, डेट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ग्रोथ, डेट और शॉर्ट ड्यूरेशन, ये चारों चीज का होना, लेना लेना है डेट। जब डेट म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करते हो तो डायरेक्ट लेना है, क्योंकि इसमें रेगुलर भी, अगर रेगुलर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको आपको उसको कमीशन देना पड़ेगा। डायरेक्ट लिया तो आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से कॉन्टेक्ट हुआ है, आपको कुछ कमीशन देना नहीं पड़ेगा। और ग्रोथ लेना है, ग्रोथ मतलब कैसा, उसमें आपको डिविडेंड भी इंक्लूड होके मिलेगा और वो भी बढ़ता रहेगा, मतलब डिविडेंड नहीं रहेगा, डिविडेंड वाला नहीं लेना है, ग्रोथ लोगे तो उसमें डायरेक्ट अच्छा रहेगा। और डेट डेट मतलब ये डेट फंड है तो डेट सेलेक्ट करना है, तो इक्विटी पे तो देखिए, तो यहाँ पर डेट की बात चले तो मैं डेट बोल रहा हूँ। और शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी कि कभी भी अपने पैसा डाला आपको ग्रीन में मिलेगा। जैसे आपने पैसा डाल दिया, एक दो महीने में पैसा निकाल लिया तो 1-2% बढ़ के ही मिलेगा, कभी माइनस होता ही नहीं हो, बराबर। तो इस तरह से ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपनी में पैसा लगाए रहते हैं उन लोगों ने, बहुत सारे कंपनी को लोन दिया होता है, तो एक आध कंपनी बंद भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको, सीधा वो आपको एक साल में कम से कम 8 से 10% तक तो आराम से मिलता है दोस्तों को, क्योंकि मैं खुद भी इसमें डालता हूँ। दूसरा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 में डाल सकते हो, और सेंसेक्स इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, जी ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाने वाले, उसमें इंडेक्स गिर रहा है पैसा डालते रहो,
इंडेक्स कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडेक्स है, इंडिया का इंडेक्स है ये। इतने पैसे इसमें लगे हुए हैं, तो जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहा है, इंडेक्स गिर रहा है, पैसा डालते रहो। इंडेक्स जितना गिरेगा वो डालोगे तो उतना ही फायदा होगा। दर दर के जैसे गिरने पर बंद करना नहीं है आपको। और उसमें क्या एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है, इसमें ज्यादा चार्जेस भी लेते नहीं इंडेक्स म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में। और जैसे कि मैंने ये अभी अभी बताया आपको, इन्वेस्ट इन टेक 10 स्टॉक्स, 10-11 स्टॉक्स में मैंने बताया अभी अभी कैसा इन्वेस्ट करना है। ये अभी मैंने यहाँ पर बताया, ये 10-11 स्टॉक का लिस्ट बताया, उसमें से ये डायरेक्ट आप डायरेक्ट 10-11 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बराबर। और इसके बाद है ना, एक हमारा आगे का स्टेप्स बढ़ते हैं अभी हम लोग। अभी दोस्तों, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। अ, जैसे कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट करना है। म्यूचुअल फंड में दो टाइप का म्यूचुअल फंड है। डेट है, फिर इक्विटी है। फिर डायरेक्टली खुद ही तुमको 10 स्टॉक्स में डालना है निफ्टी 50 का, तो उसमें भी कैसे डालना है देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट ये 10 स्टॉक्स के अलावा किसी और स्टॉक में डालना है तो कैसे रिसर्च करना है उसको। तो ये 10 पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा अभी। तो 10 पैरामीटर्स कैसे चेक करना है, जैसे आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक में मुझे रिसर्च करके मुझे इसमें ये पैसा डालना है, तो ये स्टॉक का कैसे रिसर्च होगा, इसको अभी देखते हैं अभी हम लोग। तो दोस्तों कभी भी देखो, ये नहीं देखना है कि बुल मार्केट में डालना है, बेयर मार्केट, ये चक्कर में रहोगे तो कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से क्या है, कभी भी बैठना नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना है तो एक जैसे स्ट्रैटेजी से मैंने आपको बताया, उस स्ट्रैटेजी से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है। फिर तो कब कब करोड़ करोड़ रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, एक साथ पैसा डालना है, ऐसा नहीं है ना। आपको थोड़ा थोड़ा ही पैसा डालना है, तो 1 करोड़ रुपए डालना नहीं, 1 करोड़ है तो भी एक दो दो चार चार पाँच पाँच 10-10 लाख ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालोगे ना। तो इस किसी का इंतजार नहीं करना है। मार्केट गिरेगा, जब गिरेगा तो आपको, आपने देखा होगा अभी पिछले सितंबर महीने से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अप्रैल महीने तक मार्केट गिरा, और सीधा अप्रैल के एंड से इससे पहले ही मार्केट बढ़ना चालू हो गया। जो 6-7 महीने से मार्केट गिर रहा था, वो सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन में उतना ही मार्केट ऊपर चला गया। तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए, कभी भी बुल और बेयर मार्केट का देखने का नहीं। और ये भी मैं बोलता हूँ दोस्तों, अभी आने वाले लोग कह भी रहे कि आने वाले 6 महीने में बहुत मार्केट गिरने वाला है, लेकिन ना वैसे भी आपको कौन सा पूरा का पूरा घर बेच बेच के डालना है पैसा। थोड़ा थोड़ा डालते ही रहना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते ही रहना है। किसी का बेयर मार्केट या किसी का बुल मार्केट का इंतजार नहीं करना है, बराबर। तो ये मेरा 10 स्टेप्स है दोस्तों, एक बताता हूँ मैं। दोस्तों अभी मुझे बुक्स लेना था, समझो मैं पहले कैसा था, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत आदत था, अच्छा खासा है बुक्स में, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बुक्स लेने के लिए जाता था ना कभी किसी के पास, तो बुक्स जो रेट है उससे ज़्यादा पैसे लेता था जो बुक्स सेल करने वाला। तो मैं उसको बोलता था, ये 300 रुपये का बुक है, इसमें ज़्यादा रेट क्यों बोल रहे हो। तो 340 350 ऐसा ज़्यादा रेट लेगा। तो मैं बोलता था, ये जो रेट से तुम ज़्यादा क्यों ले रहे हो। मैं इसको क्या बोलता था, तो मैं इसको बोलता था MRP पे बुक दे दोस्त, ऐसा बोलता था मैं, MRP पे बुक दे दोस्त ऐसा करके बोलता था। तो दोस्तों ये MRP पे बुक दे दोस्त जो है ना, ये हमारे 10 स्टेप का जो स्ट्रेटेजी है ना, ये है उसका। यानी इसका एक मैंने शॉर्टकट बनाया है, MRP पे बुक दे दोस्त। तो ये जो है ना शॉर्टकट है हमारे 10 स्टेप्स का। ये आप दिमाग में आप डाल दोगे इस कहानी को, और अपने दिमाग में डालोगे तो आपका ये पूरा पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा। इससे कोई भी शेयर का तुम लोग एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी किसी शेयर में फंसे हुए हो तो तुम गलत ट्रैक पे हो सही ट्रैक पे हो तुमको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर एक एक मैं एक्सेल में बताता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। ये 10 पैरामीटर्स मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी ये MRP का क्या है दोस्तों, यहाँ पर M से है, ये यहाँ पर मैनेजमेंट। MR, ये आपके दिमाग में डाल देना है। ये है MRP, ये है पे, बुक।
और ये दे ये है, डेट इक्विटी दे है। MRP पे बुक दे दोस्त। दोस्त में दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसमें मैंने ओ को पकड़ा है। ये दोनों में ओ है। ROCE और ROE, ये दोनों के अंदर ओ है। और डी से डिविडेंड। ओ से ROE ROE, एस से शेयर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। और टी से टेक्निकल पॉइंट्स। बराबर। तो ये इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म है जो आप लोग के दिमाग में डालना है। MRP पे बुक दे दोस्त। बराबर। तो पहला वाला क्या देखना है आपको, एक एक करके किसी कंपनी को रिसर्च पूरा करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। बराबर। पहला देखना है किसी कंपनी को, समझो अभी मैंने, समझो एक कंपनी को मैंने एक पकड़ा समझो। यहाँ पर मैं आ गया, गूगल सर्च में आ गया। यहाँ पर मैंने समझो देख लिया। एक कंपनी मैंने पकड़ा, तो चलो ये पहले मैंने IDFC फर्स्ट बैंक पकड़ लिया। चलो IDFC फर्स्ट बैंक मैंने ले लिया यहाँ पर। IDFC फर्स्ट बैंक पहले ले लिया यहाँ पर। IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड, मैंने एंटर मार दिया। अब यहाँ पर एडिशनल शुड बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। तो बस इसमें ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा बैंक है। ऐसा देख लेने का कभी कुछ ऐसा है तो नहीं, या कुछ ऐसा फ्रॉड के अलावा दूसरा कुछ रहेगा तो उसमें सामने सामने नजर आ जाएगा आपको। बराबर। तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट में, इसमें कुछ फ्रॉड नहीं, अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च किया है इसको। तो इसको मैं एक पॉइंट दूंगा यहाँ पर। बराबर। यहाँ पर मैं आ गया। फिर यहाँ पर सेल्स रिवेन्यू, यहाँ पर आ जाऊंगा मैं। IDFC स्क्रीनर.com में आ जाना है। IDFC फर्स्ट बैंक में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। और यहाँ पर रिवेन्यू बोल रहा है। रिवेन्यू कैसा होना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में बढ़ता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में बढ़ रहा है। देखो पहले यहाँ पर रिवेन्यू कितना था उसका, 8,500 करोड़ था। बढ़ते 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 हर साल बढ़ रहा है, बढ़ते 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 सीधा 36,000 करोड़ तक चला गया है। बराबर। तो यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ रहा है, इसको मैं एक मार्क दे दूंगा। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है देखना है। प्रॉफिट देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ से थोड़ा नीचे आ गए हैं। तो तभी कुछ यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा बढ़ना चालू, 22 23, ये 2 3 साल बढ़ा था यहाँ पर, लेकिन थोड़ा प्रोविजन में थोड़ा इसका प्रॉब्लम्स आए हैं। तो इसलिए प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो उसको 0 मार्क दे देने का। बुक वैल्यू देखना है। बुक वैल्यू लगभग कम से कम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखो बुक वैल्यू आपको दे देंगे, यहाँ पर है ना, बुक वैल्यू आता है 51। तो बुक वैल्यू के नजदीक है, देखो ये डेढ़ से देखेंगे तो बुक वैल्यू से 1.5 गुना से के अंदर होना चाहिए। तो बुक वैल्यू से नजीक आ गया, बहुत कम रेट पर अवेलेबल है, मतलब इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 मार्क इसको दे दूंगा, बुक वैल्यू से कम है। बराबर। और यहाँ पर पी रेशियो देखे ना, 25 से कम होना चाहिए, इस तरह से देखना है आपको। पी रेशियो जो है 25 से कम, या तो इंडस्ट्री पी है उससे कम होना चाहिए। तो पी रेशियो में आ जाता हूँ। पी, सॉरी, यहाँ पर देखो पी रेशियो आप देखोगे तो ये 32 है, यहाँ पर पी 11 है, तो ये कम है, सॉरी ज्यादा है। और इंडस्ट्री पी कम है और ये ज्यादा है, तो मतलब मैं महंगा हो गया, जिसको 0 मार्क दूंगा मैं। फिर डिविडेंड यील्ड देखो 1% से ऊपर होना चाहिए, डिविडेंड नहीं दे रही है, कुछ नहीं। डेट टू इक्विटी रेशियो, इसमें डेट टू इक्विटी नहीं देखना नहीं है, क्योंकि ये तो बैंक में कभी डेट टू इक्विटी देखना नहीं है दोस्तों। मतलब कैसा, लोन लोन ज्यादा नहीं होना चाहिए एक से, मतलब ऐसा मतलब इक्विटी का खुद का पैसा ज्यादा होना चाहिए, और कर्जा उनका कर्जा कम होना चाहिए। तो लेकिन ये दोस्तों, ये जो बैंक वगैरह जो होती है तो कर्जा लेके ही काम करती है, तो उसमें कुछ संबंध नहीं है, इसको 1 पॉइंट दे देंगे। बाकी का ROC ROE, और बैंक के लिए थोड़ा कम रहेगा चलेगा, 10% भी रहेगा चलेगा, बाकी के लोगों के लिए 15% होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कम है, तो ये भी माइनस पॉइंट है इसका। बराबर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या रूल्स है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में मतलब
प्रमोटर्स, FII, DII, ये सब जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इनका स्टेक 50% से ज्यादा होना चाहिए, पब्लिक का कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ इन्वेस्टर्स में। तो यहाँ पर आप देखोगे FII, DII, गवर्नमेंट, ये सब पकड़ेंगे ना तीनों, तो देखो ये 55% हो जाता है, पब्लिक का कम है। बराबर। तो ये प्लस पॉइंट है ये कंपनी के लिए, तो ये भी वन दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल पॉइंट देखेंगे तो कैसा है, जैसे मैंने बोला ये 200 डेज मूविंग एवरेज का, जैसे मैंने आपको चार्ट बताया, उससे नीचे होना चाहिए। 52 वीक हाई से भी कम होना चाहिए। थोड़ा यार बहुत अच्छी कंपनी है, थोड़ा 15-20% ऊपर से टॉप से गिरा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हाई लेवल पे ऊपर जा रहा है तुम ऊपर एंट्री मारो, कभी करना नहीं चाहिए ऐसा। यानी कि ये देखो IDFC फर्स्ट बैंक का पूरा चार्ट देखोगे ना, तो ये देखो कितना नीचे गिरा है। कब से ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आप देखोगे तो बहुत गिरा है। तो ये यहाँ पर इस हाई 100 रुपए के ऊपर गया था, 100 रुपए के आसपास 95 तक गया, उसके बाद बहुत टाइम से गिर रहा है, मतलब ये देखोगे ना आप, 2 साल से लगभग गिरता जा रहा है। बराबर। अभी भी 200 डेज मूविंग एवरेज पर ही टच हुआ है। तो मतलब एक अच्छा, एक टेक्निकल लेवल पे अच्छा ये साइन है, क्योंकि अभी ऊपर की तरफ देखो जा भी सकता है। तो ये एक अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट हम दे सकते हैं इसको। बराबर। तो टोटल यहाँ पर देखो उसको 6 पॉइंट मिल गया। बराबर। तो ये पॉइंट वाइज क्या है, इसका रिजल्ट निकलता है, पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर इसका पॉइंट वाइज मीनिंग क्या होता है। 0 से 2 पॉइंट मिलता तो वर्स्ट एकदम है, 3 से 4 मिला तो ओके है, 5 to 6 पॉइंट मिला तो गुड, और 7 to 8 मिला तो वेरी गुड, और यहाँ से आउटस्टैंडिंग है, 9 to 10 मिला तो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से और भी एक 3-4 कुछ कंपनियों को मैं एनालिसिस करता हूँ। चलो यहाँ पर मैं ले लें जी, जी एंटरटेनमेंट में अभी मैं एनालिसिस करता हूँ, जी एंटरटेनमेंट में। बराबर। अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जी, जी एंटरटेनमेंट। बराबर। जी एंटरटेनमेंट के आ जाने के बाद यहाँ पर उसका सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ, जी एंटरटेनमेंट फ्रॉड। हाँ देखो यहाँ पर ये न्यूज़ बहुत फेमस हुआ था, तो सुभाष चंद्र का जो जो है, उसका फ्रॉड पूरा हुआ था। इन्होंने पूरा फ्रॉड किया था कंपनी के अंदर, यहाँ का लोन का इधर उधर घुमा के, आपको पूरा पता होगा इसके, या इसमें सर्च मार के देख सकते हो, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था इसके अंदर। इसके वजह से शेयर में होल्डर्स लोग का पूरा विश्वास टूट गया था पूरा इसमें, लोगों ने शेयर बेच के निकल गए थे बाहर। तो यहाँ पर फ्रॉड हुआ था, तो मैनेजमेंट ही खराब है, तो ऐसे कंपनी में घुसना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूरा इसका एनालिसिस करता हूँ। रिवेन्यू में आ जाते हैं। रिवेन्यू में प्रॉफिट एंड लॉस पूरा भी देखने का है और क्वार्टरली भी देखना है। अभी इसमें आप देखो 4,000 करोड़ था, फिर यहाँ पर 5,000 करोड़ गया, फिर 6,000, 7,000, 8,000, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई काफी टाइम से ये 8,000 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है। यहाँ देखो 8,000 करोड़, फिर 7,000 करोड़, फिर 8,000, 8,000, 8,000, रिवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये मतलब माइनस पॉइंट है इसका, 0 पॉइंट देंगे इसको। नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो पहले 2,200 करोड़ था, जो पुराना एक जो नेट प्रॉफिट है उससे क्रॉस होना चाहिए, देखो कितना नीचे है, 2,200 करोड़ तक होना चाहिए। तो यहाँ पर है नहीं। बराबर। तो ये इस तरह से नीचे की तरफ ही है, तो ये माइनस पॉइंट ही है, तो ये भी हम 0 मार्क देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर बुक वैल्यू भी देखेंगे। इसका बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 120 है। बुक वैल्यू दोस्तों ये होता है बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, इसका वैल्यू क्या वैल्यू है, तो इस बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से देखो सस्ता है, डाउन हो गया है पूरा, मतलब जो है, क्योंकि इसमें इतना प्रॉब्लम्स निकले कि सब शेयर बेच के निकल रहे हैं कि एकदम, इसमें 1 मार्क देंगे क्योंकि बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है। फिर पीई रेशियो देखेंगे तो 14 दिख रहा है, और इंडस्ट्री पी 33 है, तो पीई रेशियो वाइज ये सस्ता है, 1 मार्क देंगे। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कुछ एक से कम है, कुछ नहीं देंगे। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर डेट टू इक्विटी, जीरो डेट की कंपनी है, दिख रही है, लेकिन दोस्तों इसमें प्लेज भी देखना चाहिए। देखो प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 3.98% है। प्रमोटर होल्ड जैसे मैंने वाला 50% के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर देखो इन्वेस्टर्स है ना, तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे 57% पब्लिक के पास है, बाकी के लोगों के पास बहुत कम है, मतलब तो ये डेंजर साइन है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम 0 दे देंगे। और यहाँ पर ऊपर जो है डेट टू इक्विटी में, यहाँ पर भी हम 0 देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो
जो डेट टू इक्विटी में प्लेज वगैरह भी किया हुआ है, मतलब एक तरह से एक लोन इसमें। फिर भी चलो वन अगर दे दे जीरो डेट मानकर भी, तो भी चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आरओसी आरओई में आ जाते हैं। आरओसी आरओई जैसे मैं बोला 15% के ऊपर होना चाहिए, कम है इसको भी कोई मार्क नहीं देंगे। दोस्तों इसके बारे में एक एक पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा। आरओसी आरओई क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बैठेंगे। बुक वैल्यू, हर एक चीज पे पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड कैसा आता है, पूरा डीप डीप में इसमें डीपली समझेंगे। फिलहाल ये आप लोगों को एक एक मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आरओसी आरओई इसमें भी जीरो मार्क देंगे। टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से ये शेयर तो नीचे है, बहुत नीचे है, बराबर। लेवल के हिसाब से ये दिख रहा है, वन दे देंगे। कितना पॉइंट हुआ, चार। चार का क्या निकल के आता अपना, चार मतलब ओके। ओके में जाना नहीं है, या तो वेरी गुड या तो एक्सेलेंट होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग इस तरह से आपको होना चाहिए। तो ये खराब कंपनी के लिस्ट में ही आ गया है। अदानी एंटरप्राइज में आते हैं। अदानी एंटरप्राइज का करते हैं। अदानी एंटरप्राइज में देखो इसका दोस्तों अभी पहला पॉइंट अपना क्या आता है, बिजनेस मैनेजमेंट कैसा है। बिजनेस मैनेजमेंट का तो दोस्तों मुझे मुझे तो इतना वो मैनेजमेंट ठीक नहीं लगता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हिंडलबर्ग का रिपोर्ट आया था, वैसे ही वहां पर थोड़ा डाउट होने चला जाता है। तो ये एक तरह से ये पूरा का पूरा आप देखोगे, सर्च मार के आप देख लेना इसमें, वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है थोड़ा वहां पर, बराबर। हिंडलबर्ग का रिपोर्ट आया था तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे, चलो मैं डाल देता हूँ अदानी। अदानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अदानी का जो हिंडलबर्ग हिंडलबर्ग वगैरह का देखो, यहाँ पर रिपोर्ट आया था, फ्रॉड में इनका नाम आया था सब। फाइनेंशियल सब मिस प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दिए हुए हैं, सब प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर। तो इसके वजह से यहाँ पर तो डाउट खुल ही जाता है। तो ऐसे कंपनी में हमको जरा भी रिस्क लेना नहीं है, इसको जीरो दे दिया मैंने मार्क पहला। और आगे चलो पूरा देख लेते हैं, रिवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे 1,27,000 करोड़ तक गया था, फिर नीचे आ रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बढ़ता हुआ ही दिखना चाहिए। नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी बढ़ तो रहा है, यहाँ पर सेल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चलो इस एक हम लोग रिवेन्यू में कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर एक दे देंगे। बुक वैल्यू वाइज देखेंगे तो यहाँ पर बुक वैल्यू 436 से तो कहीं गुना है बुक वैल्यू का, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 5 गुना है, तो यहाँ पर इतना सस्ता नहीं है। तो यहाँ पर जीरो मार्क देंगे। पी रेशियो देखेंगे, पी रेशियो में आ जाते हैं। अब यहाँ पर पी रेशियो है इसका 56, इंडस्ट्री पी 28 है, बहुत महंगा है, जीरो। डिविडेंड डील दे रही है क्या, डिविडेंड देखो 1% से भी कम दे रही है, 0.06। मतलब इतना पैसा आप डालोगे और डिविडेंड क्या दे रही है, कुछ मतलब नहीं है। मतलब कंपनी का नियत पता चलता है कि क्या दे रही है। डेट टू इक्विटी, कर्जा कितना है, तो डेट टू इक्विटी देखो 1.82 ओवर, पूरा देखो एक से ऊपर नहीं होना चाहिए ये 1.82 है। मतलब इतना लोन है, आप इसके बैलेंस शीट में जाके देखोगे ना, तो देखो खुद का पैसा 50,000 करोड़ है, 50,000 प्लस 115 करोड़, इक्विटी और रिजर्व दोनों को मिला के खुद का पैसा होता है। और बोरोइंग कर्जा कितना लिया, 91,819 करोड़ कर्जा इतना, और खुद का पैसा 50,000, खुद से डबल पैसा कर्जा लिया है। कभी भी डूबेगी, हम फंस जाएंगे। भले वो कितनी भी बड़ी कंपनी है, कुछ भी हो, हमें फंसना नहीं है, तो हम जीरो दे देंगे इसको। आरओसी आरओई 15% के ऊपर होना चाहिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पर। तो देखो ये भी इतना खराब परफॉर्मेंस है, इतनी बड़ी कंपनी और परफॉर्मेंस देखो कितना खराब, 10% भी नहीं हो रहा है, 9.71 हो रहा है, 10, जीरो। हमारे नज़र में तो जीरो ही है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टर में जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत नजर आ रहा है, प्रमोटर्स का इतना दिख रहा है, एफ आई डी आई, मतलब पब्लिक का पैसा कम लग रहा है।
7.45, चलो सराउंडिंग पैटर्न में एक एक दे देते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स लेवल में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा चार्ट में देखेंगे 200 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे है काफी। बराबर। देखो कैसा ये शेयर ऊपर गया था, ये 4,000 का शेयर है, अभी इतना आया हुआ है कितना, 2,200 में, लेकिन फिर भी महंगा है, जैसे मैंने आपको बताया महंगा सस्ता। किसी भी शेयर का दोस्तों एक वैल्यूएशन होता है, जैसे कि ऐसा नहीं कि शेयर 2,000 का होगा तो सस्ता हो गया। 4,000 का शेयर पहले था, अभी 2,000 का हो गया, सस्ता हो गया, ऐसा नहीं। या 2 रुपए का शेयर है तो भी सस्ता हो गया, ऐसा नहीं इसका। वो शेयर कितना पैसा कमा के दे रहा है वो देखना पड़ता है। इसमें प्राइस टू अर्निंग, जैसे पीई जो हम लोग देखते हैं, वो कितना कमा के दे रहा है उससे आपको पता चलता है। तो यहाँ इसका देखेंगे तो ये महंगा हो जाता है फिर वो। तो ये इस तरह से शेयर का वैल्यूएशन आपको करना है। यहाँ पर ये टेक्निकल लेवल पे चलो एक देख लिया, इसको 3 पॉइंट ही मिला है इसमें, देखो दोस्तों 3 पॉइंट मिला अदानी को। अब यहाँ पर उसका मीनिंग, जैसे अब 3 पॉइंट का क्या मीनिंग होता है, ओके। ओके का कुछ मतलब ही नहीं, खराबी हो गया हो। और अभी दूसरा एक एक पकड़ते हैं अभी हम लोग, और एक कंपनी का देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक एक करके देखते हैं, कंपनी फ्रॉड नहीं है, एक एक करके फटाफट हम इसमें देख लेते हैं। कंपनी फ्रॉड नहीं है, अच्छी कंपनी है। दूसरा क्या है, सेल्स रिवेन्यू बढ़ रहा है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे बढ़ता ही जा रहा है, 60-61,000 सब चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है, 10,000 11,000 करोड़। बराबर, थोड़ा स्टेबल हुआ है लेकिन इतना खराब नहीं है। इसमें भी एक बुक वैल्यू के हिसाब से इसका देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 है, बहुत महंगा है, जीरो देंगे। पी रेशियो इसका इंडस्ट्री पी से देखो कम है, 53, क्योंकि इतना नीचे गिरा है शेयर, क्योंकि इसका 65-70 का पी होता था, बहुत नीचे गिर गया है। तो यहाँ पर 52 का पी आ गया है इसका, तो ये इसको एक मार्क देंगे। डिविडेंड यील्ड देखो 2% के आसपास डिविडेंड दे रही है, कितनी अच्छी कंपनी है, तो उसमें आप यहाँ पर एक मार्क देंगे। डेट टू इक्विटी, जीरो डेट की कंपनी, देखो डेट टू इक्विटी 0.03, जीरो, वन वन मार्क देंगे। आर ओ ई देखो, मैं बोलता 15%, ये देखो 30-30% दे रही है आर ओ ई। जबरदस्त है। 27%, 20%, इसको भी एक दे देंगे। फिर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टर का देखो, यहाँ पर सब अच्छा है। पब्लिक का हाथ में देखो 12, 10, 11, 12% के आसपास ही है पूरा, आगे भी देखेंगे तो। बराबर। तो दोस्तों अभी मैं ये क्लोज करता हूँ, अभी खुद आप लोग भी ये 2-3 कंपनियों का रिसर्च करो, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा, आप खुद भी करना। तो ये 2-3 कंपनी का आप खुद रिसर्च करना, मुझे बताना, जिसमें आपने खुद पैसा लगाया हुआ है। एक मिष्टान फूड करके कंपनी, उसका रिसर्च करना और बताना मुझे। अभी फिलहाल हम लोग बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जरूर, कल के दिन हमारा रहेगा 6 बजे का, तब आप लोग कल ज्वाइन करना, मैं वापस से लिंक भेजूंगा इसका। तब तक के लिए अभी हम लोग क्लोज करते हैं। गुड नाइट।